हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत करता हूं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग धातु एवं अधातु की विभिन्न प्रक्रियाएं भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि धातु हम लोग को मिलती कहाँ से है। हम लोग देखते हैं अलग अलग धातुएं, अलग अलग प्रकार की धातुएं हम लोग के सामने होती हैं, लेकिन ये धातुएं कहीं से तो हमारे पास आती होंगी। ना हम लोग इसको पेड़ से तोड़ते हैं, ना ये समुद्र से, ना ही हम लोग को कहीं और से ही मिल रही है, नहीं हम लोग इसको किसी कारखाने में बना रहे हैं। हाँ, कारखाने में हम लोग इसको शेप और आकार या कोई और रंग रोगन ज़रूर कर देते हैं, वरना ये चीज़ें जो है हम लोग धरती से प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि धातु हम लोग को प्राप्त कैसे होती है और इसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। खनिज, आप सबने अक्सर ये नाम सुना होगा। असल में हम लोगों को जो धातुएं जो प्राप्त होती हैं वो धरती में भूपर पट्टी पर प्राप्त होती है। भूपर पट्टी पर हम लोगों को यानी धरती में मिट्टी के नीचे दबी हुई अलग अलग प्रकार की धातुएं अलग अलग तरीके से प्राप्त होती हैं। ये धातुएं ऐसे नहीं होती कि हम लोग जो है मैं गड्ढा खोदूं और थोड़ी देर बाद मुझे कहीं सोना निकल कर आ जाए या चांदी निकल कर आ जाए या कॉपर निकल कर आ जाएगा, बल्कि इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होता है। ये भी होगा कि हम लोग उसको देख भी लेंगे लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये धातु है, हम लोग उसको कचरा समझकर उसको छोड़ देंगे। तो भूपर्पटी पर जो धातुएं प्राप्त होती हैं उनको हम लोग जो प्राकृतिक रूप में उनको हम लोग जो है जो तत्व प्राप्त होते हैं, जो यौगिक प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग खनिज बोलते हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ खनिजों की अधिक मात्रा पाई जाती है या कोई विशेष प्रकार की धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऐसे खनिजों को हम लोग अयस्क बोलते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मान लो सोना अधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो उसको अयस्क बोलेंगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर प्लेटिनम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो उसको हम लोग अयस्क बोलेंगे। एक और चीज़ है गैंग। अक्सर आपने नाम सुना होगा गैंग बैंग, लड़ने वाले झगड़ने वाले इस तरह के, ना, लेकिन ये गैंग उससे थोड़ा सा अलग है। हम लोगों को जब धातु प्राप्त होती है तो ये अपने प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसके यौगिक के फॉर्म में प्राप्त होती है। और उसके ऊपर भी चूंकि हम लोग धरती में से खोद कर निकालते हैं अंदर से ऊपर पट्टी पर में से, तो फिर हम लोगों को उसके ऊपर अलग अलग तरह के कंकर पत्थर मिट्टी इस तरह की चीज़ें, रेत कंकर पत्थर मिट्टी इस तरह की चीज़ें लगी हुई उसमें हम लोग को मिलती है। तो ये जो अशुद्धियाँ जो इसके ऊपर लगी होती है इसको गैंग कहा जाता है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों को धरती की भूपर्पटी से जो है धातुएं अपने एक अशुद्ध फॉर्म में मिलती है, अशुद्ध उस रूप में मिलती है, और फिर हम लोग उसको जो है अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। उसके ऊपर कचरा और गंदगी भी होती है या मिट्टी रेत इस तरह की चीज़ें भी लगी होती है जिसे हम गैंग कहते हैं। और कोई ऐसी जगह जहाँ पर अधिक मात्रा में कोई धातु पाई जाती है तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इन धातुओं को हम लोग निष्कर्षण कैसे करते हैं, उनको निकालते कैसे और उनको इस्तेमाल के लिए कैसे यूज़फुल बनाते हैं। तो हम लोग को जब धातु मिलती है तो वो अलग अलग फॉर्म में मिलती है। इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें, हम लोगों ने इससे पहले एक चीज़ पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग ने बोला था सक्रियता श्रेणी। इससे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके हैं इसको हम लोग सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर ऊपर जो चीज़ें आती हैं उसको हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातुएं बोलते हैं। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती हैं हम लोगों ने उनको ऊपर रखा है। जो उससे कम अभिक्रियाशील होती है उनको हम लोगों ने मध्यम उसमें रखा है, दरमियान में, बीच में रखा है। और जो सबसे कम क्रियाशील धातु होती हैं, जो चीज़ों के साथ में बहुत कम क्रिया करती हैं या बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से क्रिया करती हैं, उनको हम लोगों ने जो है सबसे नीचे की तरफ रखा है। तो ये हम लोगों की सक्रियता श्रेणी है, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस आधार, अलग अलग आधारों पर हम लोगों ने इनको बांटा था और इस सक्रियता श्रेणी बनाई थी कि धातुएं जो अधिक क्रिया करती हैं कौन सी कम क्रिया करती हैं और कौन सी जो है बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होती हैं। तो हम लोगों ने ऊपर से जब नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो अभी क्रियाशीलता इसकी घटती हुई नज़र आती है। ऊपर की जितनी धातुएं ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी। जैसे पोटेशियम है तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है और गोल्ड है तो ये कम क्रियाशील धातु है। जब हम लोगों को ये अयस्क के रूप में या खनिज के रूप में जब हम लोग इनको प्राप्त करते हैं तो ये धातुएं अलग अलग फॉर्म में होती है। तो इस आधार पर, मतलब ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लोग इनको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं: उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु
और निम्न अभिक्रियाशील धातु। जैसा कि हम लोगों को नाम से पता लग रहा है कि हम लोगों ने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बांटा है। तो जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं उनको हम लोग, जो अधिक अभिक्रियाशील होती है मतलब जल्दी से किसी से क्रिया करके और जो है वो यौगिक बना लेती हैं, उनको हम लोग गलित धातु के विद्युत अपघटन के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। उसको हम लोग आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं होती हैं वो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में हम लोग को प्राप्त होती हैं, और जो निम्न कम क्रियाशील धातु होती हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोगों को जो भी धातुएं प्राप्त होती हैं वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में प्राप्त होंगी, धातु के सल्फाइड, या फिर धातु के ऑक्साइड, या फिर धातु के कार्बोनेट। मोस्टली ये 3 फॉर्म होते हैं जिसमें हम लोगों को धातुएं प्राप्त होती हैं, फिर हम लोग इनको कन्वर्ट करके और शुद्ध धातु इनके ज़रिए से बनाते हैं, है ना। जैसे हम लोग को कॉपर सल्फाइड मिला या कॉपर ऑक्साइड मिला, हम लोग को कॉपर बनाना है तो फिर हम लोग कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ अभिक्रिया करेंगे जिनके ज़रिए से इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे हम लोग हमारी शुद्ध धातु में। तो कैसे करेंगे वो हम लोग हमारी आगे हम लोग देखते हैं। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं उनको हम लोग को निकालने के लिए, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो है चीज़ों से क्रियाएं कम करती हैं, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ जो हम लोगों को जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो नीचे की तरफ जो होते हैं, ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं अधिक अक्सर तो जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी किसी से क्रिया नहीं करती हैं, वो अकेली धातुएं पाई जाती हैं। लेकिन ये होता है कि अक्सर तो धातुएं जो है स्वतंत्र रहने की बजाय किसी न किसी चीज़ से क्रिया कर लेती हैं, है ना, और अक्सर इसके हम लोगों को सल्फाइड प्राप्त होते हैं। ये सल्फाइड जब प्राप्त होते हैं, चूंकि अभिक्रियाशीलता कम होती है, इनके बीच में बॉन्ड कम होता है, तो हम लोग इनको गर्म करेंगे और गर्म करने मात्र से ये धातुएं, ये जो अयस्क और जो खनिज जो प्राप्त हुए हम लोगों को, ये जो है हम लोगों को इससे गर्म करने मात्र से ही डायरेक्ट जो है धातु प्राप्त हो जाती है। गर्म करेंगे उसके ऑक्साइड छोड़ देगा, वो सल्फाइड छोड़ देगा, और जो है हम लोगों को डायरेक्ट जो है धातु प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने खाली इसमें गर्म करा। कैसे? जैसे पारा जो होता है, पारा जो होता है, इसका जो है एक अयस्क मिलता है हम लोगों को सिनाबर के नाम से, है ना। ये पारे का सल्फाइड है, सल्फाइड फॉर्म है। हम लोगों ने इसको ना अधिक ताप पर गर्म करा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में हम लोगों ने इसको गर्म करा, तापन इसको गर्म करा, है ना। जब इसको गर्म करा तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ये एक चीज़ और समझ लीजिए कि हम लोगों को सल्फाइड और कार्बोनेट जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को 3 फॉर्मेट में जो है इस अयस्क खनिज प्राप्त होते हैं, या तो धातु के सल्फाइड, या धातु के ऑक्साइड, या धातु के कार्बोनेट। इन 3 फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड के ज़रिए से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट से भी हम लोग धातु को कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्साइड में, धातु को हम लोग बदल लेंगे ऑक्साइड में, धातु के सल्फाइड और धातु के कार्बोनेट को हम लोग धातु के ऑक्साइड में बदल लेंगे, और फिर ऑक्साइड से आसानी से हम लोग इसको जो है शुद्ध धातु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो कुछ निम्न क्रियाशील धातु हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है ना, इस तरह की धातुओं को हम लोग गर्म करेंगे और गर्म करने मात्र से हम लोगों को धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर सिनाबर को हम लोगों ने गर्म किया और यहाँ पर हम लोगों को मर्क्यूरी ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसको हम लोगों ने फिर गर्म करा, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर गर्म करा तो हम लोग को मरकरी अलग प्राप्त हो गया, और जो है ऑक्सीजन गैस जो है इससे बाहर हो जाएगी, तो हम लोगों को हमारा शुद्ध पदार्थ मरकरी जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फाइड की बात करें तो कॉपर सल्फाइड जो है इसको भी हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करने पर हम लोगों को कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा ना, जो जला हुआ होता है। इसको और ज़्यादा गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, चूँकि उसमें इन दोनों को आपस में गर्म करने पर हम लोगों को कॉपर प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें से मुक्त होती है। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं वो होती हैं जो कम अभिक्रिया करती है, बहुत आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत कम धीमी गति से करती है। तो इसको गर्म करने मात्र से हम लोग को शुद्ध धातु आसानी से प्राप्त
हो सकती है। दूसरी श्रेणी है हम लोग की मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उनको कैसे जो है हम लोग बदलते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, इस तरह की धातुएं ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। इनको हम लोग निकालने के लिए हम लोग किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये धातुएं अक्सर जो है हम लोग को सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है। ये धातुएं हम लोगों को भूपर्पटी से जब हम खनिज निकालते हैं तो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोगों को ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं और शुद्ध धातु इसके ज़रिए से प्राप्त करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। इनको अलग करने के लिए हम लोगों को सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होते हैं। सल्फाइड से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, या सल्फाइड से चूँकि मैंने आपको बताया कि सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में हम लोगों को धातु के ऑक्साइड से आसानी से धातु प्राप्त हो सकती है, तो हम लोग सल्फाइड और कार्बोनेट को क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो भर्जन एक मेथड है, एक विधि है जिसमें हम लोग सल्फाइड अयस्क को परिवर्तित करेंगे ऑक्साइड अयस्क में, है ना। सल्फाइड अयस्क, धातु के सल्फाइड को हम लोग धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, तो ये होती है हम लोग की भर्जन। इसमें हम लोग अधिक मात्रा में वायु अधिक मात्रा, जहाँ पर अधिक वायु हो वहाँ पर हम लोग उसके सल्फाइड को गर्म करेंगे धातु को, और उसके बाद में जो है अधिक ताप पर, बहुत अधिक ताप पर इसको जब गर्म करेंगे तो हम लोगों को धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। निस्तापन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर सल्फाइड था, यहाँ कार्बोनेट है, कि जो धातु के कार्बोनेट जो मिलते हैं उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, है ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, भर्जन में हम लोगों को वायु भी बहुत अधिक चाहिए होती है। निस्तापन में हमें वायु बहुत अधिक नहीं चाहिए, कम मात्रा वायु की काफ़ी है, तो कम मात्रा में ही हम लोग इसको जो है गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग गर्म करेंगे अधिक ताप पर। तो निस्तापन और भर्जन में एक फ़र्क है कि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क होता है और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क, दोनों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड अयस्क में, ठीक है। तो सल्फाइड धातु के जो सल्फाइड है या धातु के कार्बोनेट है उनको हम लोग परिवर्तित कर लेंगे धातु के ऑक्साइड में। ये दो मेथड है, एक को भर्जन बोलते हैं, एक को निस्तापन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मुझे जिंक सल्फेट मिला, जिंक सल्फेट को मैंने जो है अधिक वायु की उपस्थिति, है ना, यहाँ पर मैंने चूँकि बताया था अधिक वायु की उपस्थिति में इसको जब मैंने गर्म करा तो मुझे जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, और जो है सल्फर ऑक्साइड गैस जो है अलग से मुझे निकल कर बाहर हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया। निस्तापन में भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जिंक जो है कार्बोनेट के फॉर्म में मिला। जब जिंक हम लोगों को कार्बोनेट के फॉर्म में मिला तो हम लोगों ने इसको गर्म करा। यहाँ पर वायु की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है, कम वायु की मात्रा में हम लोग इसको यहाँ पर गर्म करेंगे, लेकिन अधिक ताप पर गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो फिर हम ये जो है जिंक कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें से बाहर निकलेगी। तो ये इसकी दो मेथड है, भर्जन और निस्तापन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को धातु के दोनों मेथड से जो है धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो गए। धातु इसकी दोनों मेथड के ज़रिए से हम लोगों को सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड था या जिंक कार्बोनेट था, हम लोगों ने भर्जन और निस्तापन मेथड यूज़ करी, विधि यूज़ करी, और हम लोगों ने जिंक सल्फेट और जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया। अब जिंक ऑक्साइड से हम लोगों को तो शुद्ध जो है जिंक चाहिए, या शुद्ध जो है धातु चाहिए। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी क्रिया कराएंगे अपचायक से। अपचायक ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया कर लेगा, या ऐसा पदार्थ से क्रिया कराएंगे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो, है ना, धातु नहीं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो, उसके साथ में हम लोग क्रिया कराएंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीजन है वो इससे क्रिया कर लेगा और इसको हटा देगा, है ना, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं अपचयन और उपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और जो है हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपचयन की एक मेथड है, इसके ज़रिए से हम लोगों ने ऑक्सीजन को, मैंने आपको चूँकि बताया कि जिंक ऑक्साइड को हटाने के लिए या धातु के ऑक्साइड को हम लोग आसानी से धातु में परिवर्तित कर लेते हैं। तो परिवर्तित इसी तरह करते हैं कि कोई अपचायक का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ उसको गर्म करने पर हम लोगों को धातु अलग प्राप्त हो जाएगी, और जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और रूप में हम लोगों को अलग से मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध धातु जो है मध्यम श्रेणी की जो शुद्ध धातु है वो हम लोग को यहाँ प्राप्त होगी।
एक और चीज़ देख लीजिए, उसे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया ये भी तो हो सकता है, ये चूंकि मध्यम अभिक्रियाशील धातु है जिंक, हम लोग इसको अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना, एल्यूमिनियम है, इन धातुओं से अगर हम लोग इन मध्यम क्रियाशील धातुओं की क्रिया करा दें तो वो उसको विस्थापित कर देगा। हम लोग पहले विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जो है विस्थापित कर देता है, हटा देता है ना, वहाँ से रिमूव कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में हम लोगों ने, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसकी क्रिया, चूँकि मैग्नीशियम जो है मध्यम क्रियाशील धातु है और एल्यूमिनियम जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, तो हम लोगों ने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब एल्यूमिनियम से कराई, चूँकि ये अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए ये इसके ऑक्साइड से क्रिया कर लेगा और हम लोगों को जो है मतलब धातु जो है अलग से हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त, मैग्नीज ऑक्साइड जो है यहाँ पर अलग से हम लोग को मैग्नीज जो है आसानी से हम लोग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि हम लोगों को जो यहाँ पर मतलब इतनी अधिक मात्रा में निकलती है कि यहाँ पर जो मैग्नीज हम लोग को मिलता है या कोई धातु जब हम लोग को यहाँ पर मिलती है तो वो गलित अवस्था में मिलती है, गला हुआ मिलता है हम लोग को, ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा, गली हुई अवस्था में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा इसमें से इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो उस धातु को गला देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ताप अधिक निकलता है, इसमें जो है ऊष्मा बहुत ज़्यादा अधिक निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आयरन ऑक्साइड को क्रिया एल्यूमिनियम से कराई और जो है आयरन हम लोग को अलग मिल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया और ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर निकली है कि ऊष्मा जो है इस आयरन को गला देगी। इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि अलग अलग जो धातुएं हैं वो हम लोगों को ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में प्राप्त होती हैं और हम लोग उनको ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्राप्त होती है। हम लोग सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और आसानी से उसको हम लोग फिर शुद्ध धातु में जो है हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।